अपनी पेशाब ना रोक पाना बड़ी आम समस्या है, मगर ये समस्या आखिर होती क्यों है? क्यों कुछ लोगों का अपने ब्लैडर पर बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता? ये जानिए आज सेहत के पहले सेगमेंट में। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर आज रिलीज हो गई है। इस फिल्म में वो डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों के बास्केटबॉल कोच बने हैं। मगर डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है? इसका जवाब जानिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। आपने सब्जा सीड्स का नाम तो खूब सुना होगा, पर क्या आप इन्हें खाने के फायदे जानते हैं? क्यों खाने चाहिए सब्जा के बीज? ये जानिए सेहत के तीसरे सेगमेंट में। Brought to you by New India Assurance। कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। आज पहले एक सवाल का जवाब दीजिए। दिन में कितनी बार पेशाब करने जाते हैं आप? आमतौर पर कोई भी व्यक्ति एक दिन में 6 से 7 बार पेशाब करता है। ज्यादा से ज्यादा वो दिन में 10 बार पेशाब कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं। मगर कई ऐसे लोग हैं जिन्हें हर थोड़ी देर में पेशाब के लिए जाना पड़ता है। वो अपनी पेशाब बिल्कुल भी रोक नहीं पाते, चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले। ये एक बहुत ही आम समस्या है, मगर सवाल ये है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों कोई व्यक्ति अपनी पेशाब नहीं रोक पाता? ये हम जानेंगे आज सेहत के इस एपिसोड में। डॉक्टर से पता करेंगे कि कुछ लोग अपनी पेशाब क्यों नहीं रोक पाते, पेशाब ना रोक पाने की मुख्य वजहें क्या हैं और इस दिक्कत को दूर कैसे किया जाए। सुनिए। पेशाब रोकने की जो कंट्रोल करने की शक्ति जो रहती है वो अपने ब्रेन के थ्रू सिग्नल से ब्लैडर को आती है। काफ़ी सारे कारण रहते हैं कि जिसमें पेशेंट अपना यूरिन रोक नहीं पाते हैं। उसकी वजह से उनको क्या होता है कि जल्दी जल्दी यूरिन जाना रहता है या बार बार यूरिन जाते हैं। रात को यूरिन करने के लिए उठना पड़ सकता है। कभी कभी उनका खांसी करने से, छींक आने से या बहुत ज़्यादा हंस लेने से, वेट लिफ्ट करने से या कभी कभी एक्सरसाइज से, जैसे जॉगिंग कर लिए या कुछ पुशअप कर लिए, तब यूरिन लीक हो जाता है। ये सब कारण रहते हैं कि हमारा जो ब्लैडर है, हमारा पेशाब की थैली है, जो यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाती है, या फिर वहाँ से यूरिन लेते जाते हुआ जो यूरिन का पाइप रहता है, वहाँ पे वाल्व जैसे मैकेनिज्म रहती है जिसे स्फिंक्टर बोलते हैं, वो वीक हो जाने की वजह से यूरिन लीक होता है। सबसे पहले कारण रहता है कि यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, पेशाब में इन्फेक्शन हो गया, या कुछ लोगों को स्टोन होने की वजह से कंकर हो जाता है, या तो किडनी में या तो पेशाब की थैली में, उसकी वजह से यूरिन नहीं होल्ड कर पाते हैं। कुछ लोगों का जो पुरुष लोग हैं उनको प्रोस्टेट ग्रंथि रहती है, उसका साइज़ बढ़ जाने की वजह से भी यूरिन में इन्फेक्शन आता है, या फिर ज़्यादा यूरिन बचे रहने की वजह से वो थोड़ा थोड़ा करके यूरिन लीक कर पाते हैं। कुछ स्त्रियां रहती है जिनको डिलीवरी के बाद, प्रेगनेंसी के बाद वहाँ के नीचे के जो मसल्स रहते हैं जो यूरिन को होल्ड कर पाते हैं, उसको होल्ड करने की क्षमता कम हो जाने की वजह से लीक हो जाता है। तो वो जब कुछ भी वेट लिफ्टिंग करते हैं या हंसना खांसी करना करते हैं तो वो यूरिन लीक कर लेते हैं। कुछ पेशेंट रहते हैं कि जिनको कुछ सर्जरी हो गई है, जैसे पुरुष पेशेंट रहते हैं प्रोस्टेट के कैंसर की वजह से सर्जरी हो गई है, तो उनके जो स्फिंक्टर जो मसल रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, या फिर प्रोस्टेट की सर्जरी होने की वजह से भी मसल वीक होने की वजह से लीक हो जाता है। काफ़ी रेयर केस रहता है कि जिसमें पेशेंट को ब्लैडर कैंसर हो गया या फिर किडनी में कैंसर हो गया या प्रोस्टेट कैंसर हो गया, जो मसल को इन्वॉल्व कर लेने की वजह से भी यूरिन लीक हो जाता है। एक कारण ये भी रह सकता है कि लेडीज़ को कोई गर्भसंची का ऑपरेशन हो गया, या फिर कुछ बच्चेदानी में लाइक प्रेगनेंसी के टाइम पे सिजेरियन सेक्शन हो गया, उसके बाद यूरिन लीक होना शुरू हो जाता है। उसमें ये कारण रहता है कि कभी कभी वो होल हो जाता है, पेशाब की थैली और बच्चेदानी के रास्ते में होल हो जाता है, उसकी वजह से वो यूरिन लीक करते हैं। तो यूरिन लीक करना मतलब काफ़ी सारे कारण रहते हैं उसके लिए प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करना ज़रूरी है, प्रॉपर जानकारी लेना ज़रूरी है, और उसके लिए प्रॉपर टेस्ट करने ज़रूरी रहते हैं कि किस वजह से यूरिन लीक हो रहा है। अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो उसका इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करें तो यूरिन लीक होना बंद हो जाता है।
अगर ओवर एक्टिव ब्लैडर है, उसकी वजह से यूरिन लीक हो रहा है, तो उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस रहते हैं, मेडिकेशन भी अवेलेबल है, काफ़ी सारी मेडिसिन्स अभी अवेलेबल है जिससे यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं। अगर खांसने से, छींकने से यूरिन लीक हो रहा है, उसके लिए बहुत ही छोटी सर्जरी रहती है जिसको स्लिंग सर्जरी बोलते हैं, उससे भी यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई फिशुला हो गया, जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यूरिन के रास्ते में कुछ होल हो गया है, तो उसके लिए भी सर्जरी करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो रास्ते को बंद कर सकते हैं। अगर आपके डॉक्टर को ये पता चला कि आपको कोई तरह का कैंसर है या कुछ आपका कोई जगह पे कैंसर है जो यूरिन के रास्ते को या ब्लैडर को इन्वॉल्व कर रहा है, तो उसका ट्रीटमेंट करके भी यूरिन कंट्रोल कर सकते हैं। तो यूरिन कंट्रोल के कारण ढूंढ लिए तो उसका ट्रीटमेंट करने से यूरिन लीक होना बंद कर सकते हैं। अगर आपका अपने ब्लैडर पर कोई कंट्रोल नहीं रह गया है, पेशाब बार बार लीक होती है, तो डॉक्टर से मिलकर इसकी वजह जरूर पता करें ताकि इलाज हो सके। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। आमिर खान की फिल्म सितारे ज़मीं पर आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। इसे RS प्रसन्ना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म की कहानी डाउन सिंड्रोम से पीड़ित 10 बच्चों और उनके बास्केटबॉल कोच के इर्द गिर्द घूमती है। इसे तारे ज़मीं पर फिल्म का स्पिरिचुअल सीक्वल कहा जा रहा है। देखिए, तारे ज़मीं पर मूवी में डिसलेक्सिया से पीड़ित एक बच्चे की कहानी दिखाई गई थी। ये एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें किसी को पढ़ने, लिखने और शब्दों को समझने में दिक्कत होती है। वहीं अब सितारे ज़मीं पर फिल्म में डाउन सिंड्रोम से ग्रस्त बच्चों की कहानी को दिखाया गया है। मगर डाउन सिंड्रोम आखिर होता क्या है, इसके बारे में हमें सब कुछ बताया मैरेंगो एशिया हॉस्पिटल्स फरीदाबाद में क्लिनिकल डायरेक्टर डॉक्टर कुणाल बेहरानी ने। डॉक्टर कुणाल बताते हैं कि डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। ये उन लोगों में होता है जिनमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होते हैं। देखिए, सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है। हर व्यक्ति के सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इनमें से 23 क्रोमोसोम मां से मिलते हैं और 23 फादर से आते हैं। ये जोड़ियों में होते हैं। लेकिन डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, यानी उनके सेल्स में 46 नहीं बल्कि 47 क्रोमोसोम होते हैं। डाउन सिंड्रोम किसी भी बच्चे को हो सकता है। इसका माता पिता या फिर प्रेगनेंसी में आई कॉम्प्लिकेशन से कोई लेना देना नहीं होता। अक्सर इसके होने का कारण साफ नहीं होता है, लेकिन स्टडीज में देखा गया है कि अगर मां की उम्र 35 साल से ज्यादा है और पिता की उम्र 40 साल से ज्यादा है तो बच्चे को डाउन सिंड्रोम या फिर कोई दूसरी जेनेटिक कंडीशन होने का खतरा बढ़ जाता है। डाउन सिंड्रोम होने पर बच्चे में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे उनका सिर और नाक चपटी होती है, जीभ मोटी और बाहर की तरफ होती है, गर्दन, हाथ, पैर और कान छोटे होते हैं, आंख की बनावट ऊपर की तरफ होती है, मांसपेशियां कमजोर होती हैं और हाइट भी कम होती है। बच्चे के बड़े होने पर कुछ और भी लक्षण दिख सकते हैं, जैसे कि कान में बार बार इन्फेक्शन होना, सुनने में परेशानी आना, नजर कमजोर हो जाना, बार बार बीमार पड़ना या कोई इन्फेक्शन होना, दांतों से जुड़ी दिक्कतें होना और दिल से जुड़ी कोई जन्मजात बीमारी होना। जिन बच्चों का डाउन सिंड्रोम होता है उनका IQ लेवल 50 से भी कम होता है। समय के साथ ये और भी कम होता जाता है। साथ ही ऐसे बच्चे बहुत जिद्दी होते हैं, वो बार बार गुस्सा करते हैं, उन्हें किसी काम में ध्यान लगाने में बड़ी परेशानी आती है, वो किसी एक चीज या फिर आदत पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं या फिर बार बार वही एक काम करते रहते हैं। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों को चलने, बैठने और कुछ सीखने समझने में भी बहुत दिक्कत आती है। इसीलिए उन्हें अपना पहला कदम चलने, पहला शब्द बोलने, खुद से खाना खाने और टॉयलेट इस्तेमाल करने में काफी टाइम लग जाता है। देखिए, किसी बच्चे को डाउन सिंड्रोम है या फिर नहीं है, इसका पता जन्म से पहले और बाद में लगाया जा सकता है। इसके लिए प्रेगनेंसी के दौरान कुछ स्क्रीनिंग और डायग्नोस्टिक्स टेस्ट किए जाते हैं। वहीं बच्चे के पैदा होने के बाद डॉक्टर बच्चे के शारीरिक लक्षणों को देखकर शक कर सकते हैं और कंफर्म करने के लिए कैरियोटाइप टेस्ट कर सकते हैं। इससे पता चल जाता है कि बच्चे के सेल्स में एक्स्ट्रा क्रोमोसोम है या फिर नहीं। जहां तक बात इलाज की है तो डाउन सिंड्रोम को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, हालांकि इसके लक्षणों को कम जरूर किया जा सकता है। इसके लिए बच्चे को अलग अलग थेरेपीज दी जाती हैं, जैसे कि फिजिकल थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी और स्पीच थेरेपी वगैरह। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी कि झक्कासी हेल्थ टिप।
आपने सब्जा के बीज का नाम सुना है? इन्हें बेसिल सीड्स भी कहते हैं। अपने फायदों को लेकर आजकल सोशल मीडिया पर ये खूब चर्चा में है। इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना बड़े काम की बात माना जाता है। मगर क्या है सब्जा सीड्स के फायदे? इनके बारे में हमें बताया न्यूट्रीक्योर डाइट क्लिनिक में डाइटिशियन कविता ने। डाइटिशियन कविता कहती है कि 1 चम्मच सब्जा सीड्स का इस्तेमाल आपको बड़े फायदे करा सकता है। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन पाया जाता है। कैल्शियम मजबूत हड्डियों और दांतों के लिए जरूरी है, वही मैग्नीशियम नींद की क्वालिटी को सुधारता है, आपका मूड ठीक करता है और हाई बीपी घटाता है। इलेक्ट्रोलाइट्स यानी मिनरल्स का बैलेंस बनाए रखता है। ये ब्रेन, मसल्स और नर्व्स के कामकाज के लिए भी बहुत जरूरी है। और आयरन शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। सब्जा सीड्स में फाइबर भी पाया जाता है। 1 चम्मच सब्जा सीड्स में दिन की जरूरत का 25% फाइबर होता है। फाइबर खाने से पेट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को पोषण मिलता है, जिससे गट हेल्थ यानी कि पेट की सेहत सुधरती है और पाचन एकदम दुरुस्त रहता है। फाइबर वाली चीज खाने के बाद पेट देर तक भरा हुआ महसूस होता है। इससे आप ओवर ईटिंग नहीं करते और वजन कंट्रोल में करने में मदद मिलती है। फाइबर कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करने में मदद करता है। दरअसल फाइबर शरीर में एब्जॉर्ब नहीं होता, ये पेट, छोटी आंत और कोलन से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये अकेला बाहर नहीं जाता, अपने साथ कोलेस्ट्रॉल को भी बांध ले जाता है। इससे शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल घटता है और दिल की बीमारियों का रिस्क कम होता है। जो डायबिटीज के मरीज हैं उन्हें तो सब्जा सीड्स जरूर इस्तेमाल करने चाहिए। वो इसलिए क्योंकि इनमें सॉल्युबल फाइबर होता है, यानी ऐसा फाइबर जो पानी में घुल जाता है। ये पेट में जाकर जल जैसा बन जाता है। इससे खाना धीरे धीरे पचता है। इसकी वजह से ग्लूकोज भी खून में धीरे धीरे रिलीज होता है और शुगर लेवल तेजी से नहीं बढ़ता। अब क्योंकि सब्जा सीड्स बहुत ज्यादा पानी सोखते हैं, पानी में जाते ही इनका साइज बढ़ जाता है, तो इनके इस्तेमाल से आप हाइड्रेट रहते हैं। इनमें नेचुरल कूलिंग इफेक्ट भी होता है, जो शरीर को चिलचिलाती गर्मी में ठंडा रखता है। सब्जा सीड्स में एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स आपके सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल शरीर का बेसिक यूनिट होता है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है, मगर जब सेल्स मजबूत होते हैं तो बीमारियों का रिस्क घटता है। आप सब्जा सीड्स को नींबू पानी, दूध, मिल्क शेक, सलाद, स्मूदी और डेजर्ट वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें कच्चा नहीं खाया जाता क्योंकि इन्हें चबाना मुश्किल होता है। सब्जा सीड्स को इस्तेमाल करने के लिए 1 गिलास पानी में 1 चम्मच सब्जा सीड्स डालें, फिर इसे 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इतनी देर में सब्जा सीड्स फूल जाएंगे। अब आप अपनी किसी भी डिश में ये फूले हुए सब्जा सीड्स को डाल सकते हैं, जितना आपको जरूरत लगती है। हालांकि जिन्हें लो बीपी या फिर पेट से जुड़ी कोई शिकायत है, जो खून पतला करने वाली दवाइयां खाते हैं, जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, उन्हें डॉक्टर से राय मशवरा करने के बाद ही सब्जा सीड्स को खाना चाहिए। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो इस ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।